हमारे बीच आज नेशनल डेमोक्रेटिक पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच है योगेंद्र यादव जी। और साथ ही आज के दिन एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो छत्तीसगढ़ की धरती पर मजदूरों और किसानों के सबसे बड़े नेता के रूप में कॉमरेड शंकर गुहानी योगी की शहादत जो 28 सितंबर को जामुल में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता कमेटी के द्वारा किया जा रहा है, उस कार्यक्रम को अपने संघर्षों से, अपने तमाम जीवन के अनुभव के साथ जनता के बीच में एकरूपता बनाने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हमने सोचा कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बीच में जब साथी आए हैं तो उनसे कुछ गुफ्तगू किया जाए, कुछ आंदोलन के संबंध में, कुछ ज़मीनी हकीकत और वर्तमान संदर्भ जो आज पूरे देश के अंदर में दिख रहा है और उनका क्या संदेश होगा छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, छत्तीसगढ़ की धरती से यहाँ के किसानों के, मजदूरों के, छात्रों, नौजवानों के, उस पर कुछ हम बातचीत करेंगे साथी से। और मैं बहुत विनम्रता के साथ में छत्तीसगढ़ की इस संघर्ष की धरती पर आपको मैं क्रांतिकारी लाल जोहार पेश करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप अपना एक संक्षिप्त परिचय भी हमारे बीच रखें, फिर हम सवालों का दौर शुरू करेंगे। छत्तीसगढ़ के साथियों को लाल जोहार। साथियों, 1991 में नेशनल डेमोक्रेटिक पीपुल्स फ्रंट NDPF का गठन हुआ। हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इसका रजिस्ट्रेशन कराया। हमारी पार्टी उन दिनों में 1991 में कॉमरेड रामदेव गुप्ता के नेतृत्व में पार्टी बनी थी। कॉमरेड रामदेव गुप्ता नक्सलवाड़ी धारा के एक नेता हुआ करते थे। जीवन का एक लंबा संघर्ष था उनका, और उसके बाद में उन्होंने तय किया कि एक पार्टी बनाई जाए। और चूँकि जिस प्रकार से भारत में CPI की विफलता, CPIM की विफलता सामने आई, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी पार्टी हो जो एक कम्युनिस्ट पार्टी होगी अंदर से, लेकिन वो ऊपर से कभी नहीं कहेगी वो कम्युनिस्ट पार्टी, ताकि व्यापक जनता जो तमाम पूंजीवादी राजनीतिकों द्वारा बरगला करके उनको कम्युनिस्टों के खिलाफ कर दिया गया है, उन लोगों को भी हम लोग पार्टी के दायरे में ले आए। इस उद्देश्य के साथ में पार्टी 1991 में बनी थी। हम लोग उसके बाद चुनाव के मैदान में हम लोग गए। सिक्किम में हम लोग एक मजबूत पोजीशन में रहे हैं। वहाँ हमारे लीडर पवन चामलिंग मुख्यमंत्री बने, लेकिन वर्तमान दौर में पार्टी टूटी। सिक्किम में NDPF से SDF बन गया, नागालैंड में भी टूटी, NPF बना, मिजोरम में टूटी, MNF बना। देश के कई हिस्सों में पार्टी को तोड़ा गया ताकि हम कमजोर हो जाए। टूटने के बाद टूटने का एक कारण भी था। पार्टी ने अपनी एक पार्टी कांग्रेस में निर्णय लिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ने के बाद हमारे नेता बेईमान होने का खतरा रहता है, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो उसके चलते बहुत सारे लोगों को लगा कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम क्यों रहेंगे इनकी पार्टी में, और वो लोग अलग थलग होने लगे। उसके बाद अगली पार्टी कांग्रेस में हम लोगों ने फिर स्वीकार किया कि नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे। और इलेक्शन कमीशन में भी, क्योंकि TN सेशन जब कमिश्नर थे तो उस समय पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ था। उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आपकी पार्टी इलेक्शन कमीशन में क्या करेगी, इलेक्शन कमीशन में आपकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दिया जाएगा और फिर आप भी उन पार्टियों की तरह हो जाएंगे जो कभी भूमिगत पार्टियां होती हैं और चुनाव नहीं लड़ती, उस प्रकार की पार्टी आप बन जाएंगे। तो उसके चलते हम लोगों ने चुनाव को स्वीकार किया। 1991 उस दौर में शंकर गुहानी योगी, कभी बनारस की धरती उनका कार्यक्षेत्र हुआ करती थी। उसके बाद में वो फिर यहाँ छत्तीसगढ़ में आए और दिल्ली राजहरा से लेकर के भिलाई तक को अपना कार्यक्षेत्र उन्होंने बनाया। तो हमारी पार्टी उस दौर से लेकर आज तक, जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक कुछ राज्यों में हम लोगों ने अपना विस्तार किया। हम भारत के किसी भी राज्य में सत्ता में नहीं हैं। आज हम भारत का एक विपक्ष हैं, और विपक्ष संसद और विधानसभाओं की विपक्ष नहीं, बल्कि सड़कों का एक विपक्ष। जिन लोगों की आवाज़ को कोई नहीं सुनता, जिनकी जेब में पैसा नहीं है, जो भूखे प्यासे लोग हैं,
जिनके हाथ में काम नहीं है, जो भूमिहीन हैं, सामंती उत्पीड़न के सताए हुए लोग हैं, पूंजीवादी मीडिया जिनकी आवाज़ कभी नहीं उठाता है, तमाम सारे ऐसे लोगों को लेकर के हमने उनकी आवाज़ों को बुलंद करने की कोशिश की है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा अपना मानना है कि इस देश के अंदर 1925 में कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी। उसके बाद से लेकर आज तक हम देख रहे हैं, ना तो इस देश के अंदर कम्युनिस्टों का शासन आ पाया, हमारे बाद में नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी बनी और वहाँ पर वो लोग सत्ता में गए। हमारे बाद में हमने देखा चीन के अंदर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तेज़ गति से आगे बढ़ी और 49 के बाद वहाँ कम्युनिस्टों का शासन है। आज श्रीलंका के अंदर भी हम देख रहे हैं कि श्रीलंका में वामपंथियों की सरकार आ गई। जब चीन, नेपाल, लंका हर जगह वामपंथ है तो भारत में वामपंथ कमज़ोर क्यों होगा? ज़रूरत इस बात की है कि जो भी लाल झंडे की ताकतें हैं, जो भी हरे झंडे की ताकतें हैं, जो भी वर्ग संघर्ष की ताकतें हैं, हम चाहते हैं उन सारी ताकतों को एक साथ आना चाहिए और एकताबद्ध संघर्षों को निर्णायक दौर में पहुंचाना आज समय की ज़रूरत है। हम देख रहे हैं एक ऐसा दौर जब हम लोग विश्वविद्यालयों में पढ़ गए थे, कम पैसे में पढ़ लेते थे। आज विश्वविद्यालय में इतना फ़ी हाइक हो रही है, फ़ी हाइक के चलते छात्र पढ़ाई बीच में छोड़ दे रहे हैं। हम देख रहे हैं नौजवान विश्वविद्यालयों से निकलने के बाद बेरोज़गार है। हम देख रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इस देश की आधी आबादी बलात्कार के हथियार से कुचल दी जाती है। मैंने इस छत्तीसगढ़ के अंदर पता किया तो पता चला कि यहाँ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो कश्मीर के अंदर अपनी बहुत अच्छी छवि दिखाते हैं और अपने आप को बहुत देशभक्त बनते हैं, वही सीआरपीएफ के लोग यहाँ पर आकर के एक बलात्कारी फौज के रूप में तब्दील हो जाते हैं। लोगों ने बताया 12, 13, 14 साल की बच्चियों के साथ ये बलात्कार कर देते हैं, बलात्कार करके उनकी हत्याएं तक कर देते हैं। ये जो दौर है ये बहुत चिंताजनक दौर है। इस देश को बचाना है, छत्तीसगढ़ को बचाना है, तब हमारा मानना है कि लाल झंडे की ताकतें, वर्ग संघर्ष की ताकतें, नक्सलवादी धारा की ताकतें और जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, ज़रूरत इस बात की है कि वे एक बड़े मोर्चे में आएँ और एक बड़ा मोर्चा बना करके देश की जनता के लिए सामने आएँ, क्योंकि देश की जनता को जो विकल्प दिख रहे हैं वो सही विकल्प है नहीं। आज कांग्रेस एक विकल्प बनने की कोशिश कर रही है। मैं कांग्रेस की बहुत बड़ी आलोचना नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो कोई सत्ता में नहीं बैठे हैं, वो भी विपक्ष में हैं, लेकिन यही कांग्रेस थी जिसके नेतृत्व में कभी नक्सलवाड़ी, हाथीगीसा, माटी टीला इन क्षेत्रों में कर्नल वाई बनर्जी के नेतृत्व में एक अभियान चलाया गया और तमाम सारे जो छात्र थे डोरिजो कॉलेज, जादवपुर यूनिवर्सिटी के, उनको पकड़ पकड़ के उनके घरों से ला करके उनको काट के ड्रेनेज में डाल दिया गया, सीधे समुद्र में उनकी लाशें निकली जाके आज तक किसी को पता नहीं चला कि उनके नौजवान बच्चे कहाँ गए। तो हमारा अपना मानना है कि देश के अंदर तात्कालिक तौर पे तो कांग्रेस आ जाए, हम उसको नहीं रोकना चाहेंगे, लेकिन दीर्घकालिक तौर पे जब तक भारत में वामपंथ सत्ता को अपने हाथ में नहीं लेगा, चाहे संसद के माध्यम से ले, चाहे संघर्षों के माध्यम से ले, उसको लेना ही पड़ेगा, तभी इस देश की जनता के साथ न्याय किया जा सकता है। बहुत सारे साथियों ने कहा कि माओवादियों की लाइन बहुत अच्छी है, वो लोग तो युद्ध के माध्यम से सत्ता लेना चाहते हैं। हमने कहा कि आज इलेक्ट्रॉनिक युग है, आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में हथियारबंद ताकतों को बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक युग में मेरा अपना मानना है कि वे अपने हथियारों को अपने बंकर में रखें, वे व्यापक जनता के बीच में जाएं और व्यापक जनता के बीच में जाकर के हमारी तरह जन संगठन बनाएं, जनता को संगठित करें और एक लोकतांत्रिक ढंग से इस देश की बड़ी आवाज़ बने। आप देखिए अन्ना हजारे जैसा व्यक्ति जब इस देश के अंदर एक आवाज़ देता है और जनता को कोई एक उम्मीद की किरण दिखती है, जनता उसके साथ खड़ी हो जाती है। अगर इस देश का वामपंथ एकताबद्ध हो जाए और जनता को एक व्यापक जन आंदोलन के लिए आह्वान करे, मेरा मानना है कि फिर से जनता खड़ी होगी और इस देश के अंदर वामपंथ अपने हाथ में सत्ता को ले सकता है। एक सवाल, आपने एक बात कही है यहाँ पर कि कांग्रेस कुछ समय के लिए तो हम उनको मान सकते हैं लेकिन दीर्घकालीन के लिए ठीक नहीं है जी। एक बात कहा, सवाल वहीं से खड़ा हो रहा है आज देश में कि कांग्रेस के बाद में
जो सत्ता अभी वर्तमान में है 2014 के बाद से लेकर, उसका विकल्प क्या सिर्फ कांग्रेस है? क्या वो वामपंथी ताकतें जो एक होके उनको आना चाहिए था और कांग्रेस का पिछलगू बन जाना वर्तमान में, ये दीर्घकालीन रूप से कितना आपको लगता है कि सार्थक रास्ता दिख रहा है? देखिए, मेरा मानना है कि पिछलग्गू बनना अच्छी बात नहीं है। तात्कालिक तौर पे आप फांसीवादी ताकतों को सत्ता से उतारने के लिए कांग्रेस को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें दोनों मोर्चे पे संघर्ष करना होगा। फांसीवाद के खिलाफ हमें संघर्ष करना होगा, हमें साम्राज्यवाद सामंतवाद के खिलाफ संघर्ष करना होगा, क्योंकि आज देश के अंदर जो सबसे बड़ा खतरा फासिज्म का है। आज हम देख रहे हैं दिल्ली के अंदर जेएनयू जो वामपंथ का एक गढ़ हुआ करता था, आज अडानी के हाथ में सौंपने की तैयारी चल रही है। क्या होगा हमारे देश के छात्रों का भविष्य, जहां देश के शिक्षा संस्थान कॉरपोरेट्स के हाथ में पहुंच जाएंगे? मेरा अपना मानना है कि लड़ना होगा, लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और जो लोग सोचते हैं कि हम बिना लड़े बहुत सुरक्षित हैं, मेरा अपना मानना है कि बंद कमरों में भी आपकी मौत होगी। मरना तो एक बारी है, इसलिए जनता के लिए आपको अपने संघर्षों के माध्यम से अपने प्राणों को अगर न्यौछावर करते हैं तो मेरा मानना है कि आप इतिहास में दर्ज हो जाएंगे और बंद कमरे में खांसते हुए बीमार होकर मर जाएंगे। आपको कोई नहीं पूछने वाला है। आप जिन पत्नी और बच्चों के लिए जीते हैं, एक खास दौर में आपकी पूंजी प्राप्त करने के बाद वे भी आपको नहीं पूछेंगे। इसलिए मेरा अपना मानना है कि इस देश की जनता के सामने जो समस्याएं हैं उनका समाधान, एकमात्र समाधान वामपंथ है। इसलिए एकताबद्ध वामपंथ को इस काम के लिए आगे आना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल, आपका कहना सही है। एक लंबे समय से इसका प्रयास किया जाता रहा है देश के अंदर में, वामपंथ के बीच में कैसे मोर्चा बने, वामपंथ कैसे एक लाइन में आकर लड़ाई लड़े। लेकिन अगर आप 2014 के बाद से अगर देखेंगे देश की परिस्थिति को, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इससे अच्छा फर्टाइल ज़मीन आपको नहीं मिलती। जी बिल्कुल। मैंने इस बात को अपने साथियों के बीच में कहा था कि 2014 सी फॉर कांग्रेस होगा और 2019 सी फॉर कम्युनिस्ट होगा। जी। ये दोनों को उसको ख़त्म करना है, सीधा सीधा गणित। जी। आप अगर आज जो सरकार सत्ता में बैठी है, मुझे लगता है कि ये दौर पूरी दुनिया में आता है कि एक फासिज़म आके बैठती है और फासिज़म का विकल्प कभी भी इस प्रकार की सरकार ही नहीं हो सकती जो कांग्रेस की सरकार है। फासिज़म का विकल्प हमेशा कम्युनिज़्म ही हो सकता है, सोशलिज़म ही हो सकता है। तो ये कम्युनिज़्म के लिए इतना अच्छा जब पूरा एक मौका मिला था, धरती एक होता है, खेल का मैदान होता है, जहाँ पर आपके सामने में आपका एकदम प्राइम दुश्मन आके खड़ा होता है, शत्रु आके खड़ा होता है, तब आपकी लड़ाई में जो कमियां पाई गई पूरे 2014 के बाद में, आप में जो गति होनी चाहिए थी लड़ाई की, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तब आप एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, कांग्रेस भाजपा भाई भाई का नारा देते थे। आपने कांग्रेस और भाजपा को दोनों को एक साथ खड़ा किया। जब आपका एकदम सब बड़ा दुश्मन आके खड़ा हो गया सत्ता के सामने में, तब आपकी लड़ाई पीछे हटी है देश के संदर्भ में, ऐसा हमको महसूस हुआ है। तो वैसे समय में हम और कितने दिन कांग्रेस के साथ में खड़े रहेंगे और इससे अच्छी भूमि हमको मिलेगी कहाँ? देखिए, मेरा अपना मानना है कि हमारी तात्कालिक कार्यनीति ये हो सकती है कि हम फासिज्म को पीछे धकेलने के लिए कांग्रेस को आगे बढ़ाएं, लेकिन दीर्घकालिक रूप में हमें भाजपा और कांग्रेस को दोनों को पीछे धकेल करके इस देश के अंदर वामपंथ को आगे आना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, अभी दक्षिण भारतीय वामपंथी गुट्स एक साथ बैठे और उन्होंने एक कम्युनिस्ट पार्टी CPI-ML मास लाइन का गठन किया। मेरा अपना मानना है कि इस प्रकार के और प्रयोग होने चाहिए। संसदीय धारा की तमाम सारी कम्युनिस्ट पार्टियों को इस प्रकार से एक यूनाइटेड पार्टी बनाना चाहिए, जिस प्रकार से नेपाल के अंदर बनी है। मेरा अपना मानना है कि नक्सलवाड़ी धारा के जो तमाम सारे ग्रुप्स आज भी तमाम अलग अलग फैले हुए हैं, उनको भी इस बात पे मंथन करना चाहिए कि वे मौजूदा सत्ता की गोलियों से खत्म होना चाहेंगे या वे लड़के खत्म होना चाहेंगे या इस व्यवस्था को बदल के एक इतिहास बनाना चाहेंगे, उनको भी सोचना चाहिए। और मेरा अपना मानना है कि आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में आप हथियारबंद संघर्ष छेड़ के खुद अपनी मौत को दावत देने के बजाय व्यापक जनता के बीच में जाकर के उनको संगठित करें। और व्यापक जनता जब वर्ग संघर्ष में उतरेगी तो उस वर्ग संघर्ष का परिणाम भारत के अंदर
एक वामपंथी सत्ता के रूप में होगा, चाहे वो सत्ता संसद के माध्यम से हो, चाहे वो संघर्षों के माध्यम से, क्रांति के माध्यम से हो, लेकिन परिणाम इस प्रकार से ही आ सकता है। अभी छत्तीसगढ़ राज्य में देश के गृह मंत्री अमित शाह आके यहाँ से एक वक्तव्य दे के गए हैं कि हम मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ के अंदर से और पूरे देश भर के अंदर से माओवाद को ख़त्म कर देंगे, नक्सलवाद को ख़त्म कर देंगे। जी, तो मेरा सवाल इस पर यह है जी, कि इस पूरे वक्तव्य पर देश भर से कहीं भी लेफ्ट ओरिएंटेड जितने भी जनवादी संगठन के लोग हो, चाहे लेफ्ट पार्टीज हो, उन्होंने एक भी वक्तव्य और या एक भी चीज़ खुल के बात कहने की कोशिश नहीं की। पहला सवाल, जब हम इस बात को मान रहे हैं कि देश के अंदर में अगर मान लो इस सरकार के खिलाफ में, ऐसी सरकारों के खिलाफ जो जनता की बुनियादी चीज़ों से लेकर तमाम चीज़ों को कॉर्पोरेट घरानों को दे रही है, पूंजीवादी व्यवस्था के साथ में, सांप्रदायिक फांसीवाद के साथ में, इवन सोशल चीज़ों को लेके, कल्चरल को लेके, सारी चीज़ को बदलने का प्रयास कर रही है और अपने ढंग से चलाने का प्रयास कर रही है, जब जो हम सब देख रहे हैं। कम से कम कांग्रेस को कितना पता है ये मुझे नहीं मालूम, वहाँ उसके बाद समाजवादी पार्टी हो गई या उसके बाद और भी जो पार्टियां हैं वो कितना उसको ढंग से देखती है नहीं मालूम, लेकिन वामपंथ का तो क्लियर एजेंडा है कि भाई हम इन तमाम चीज़ों से अलग होकर ही जनता की बुनियादी चीज़ों पर लड़ाई लड़ेंगे। तब इस बीच में इनका कुछ ना बोलना क्या देश की सत्ता में बैठे हुए लोगों को ताकत प्रदान नहीं करता? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। देखिए, जहाँ तक गृह मंत्री जी कह रहे हैं वे नक्सलवाद को ख़त्म कर देंगे, मेरा अपना मानना है कि नक्सलवाद अब कोई केवल पार्टी नहीं, आज वो एक विचार हो गया है। वो फिल्म में, कला में, साहित्य में, संघर्ष में, हर जगह आपको मिल जाएगा। जहाँ भी प्रतिरोध है वहाँ कहीं न कहीं नक्सलवाद की विचारधारा लोगों के बीच में है, मेरा अपना मानना है। और अगर कोई कहता है कि वे बंदूक से ख़त्म कर देंगे, तो मैं कहना चाहूँगा कि गृह मंत्री जी, आप बंदूक के बल पे विचार को कभी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये विचार है, ये कभी खत्म नहीं होता है। चारू मजूमदार जी को ख़त्म कर दिया गया, विचार खत्म नहीं हुआ। उसके बाद सुब्रत दत्त जौहर को ख़त्म कर दिया गया, विचार खत्म नहीं हुआ। आप किसी महासचिव को ख़त्म कर दें, किसी सेंट्रल कमेटी लीडर को ख़त्म कर दें, किसी पॉलिट ब्यूरो मेंबर को ख़त्म कर दें या उनको पकड़ के जेल में डाल दें, उससे विचार तो खत्म नहीं होता। विचार है जो आगे बढ़ेगा। भगत सिंह को जिन लोगों ने फांसी लगाई थी, वो सोच रहे थे कि विचार खत्म हो जाएगा, विचार तो खत्म नहीं हुआ, विचार तो आगे बढ़ रहा है। भगत सिंह का विचार उस दौर से लेकर आज तक अलग अलग संघर्षों के रूप में आया है। आज इस देश के अंदर जो लोग नक्सलवादी धारा के लोग हैं, वे भगत सिंह की धारा के सच्चे अनुयायी हैं। और मेरा अपना मानना है कि आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में लोग हथियारबंद संघर्ष के बजाय उनको व्यापक जन संघर्षों में जाना चाहिए। हम लोगों ने जिस प्रकार से किसानों को गोलबंद किया है देश के अंदर, हमने दिल्ली से लेके, पंजाब से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम सारे राज्यों से किसानों को गोलबंद किया और संयुक्त किसान मोर्चा के माध्यम से 1 साल तक दिल्ली को घेर के रखा। हमसे सीखना चाहिए, वामपंथ को सीखना चाहिए, नक्सलवादी धारा के लोगों को सीखना चाहिए कि किस प्रकार से आप किसानों और मजदूरों की ताकत को अगर खड़ा कर देंगे, ये सत्ता आपके आगे घुटने टेक देगी। लेकिन जब आप किसानों मजदूरों की ताकत को खड़ा नहीं करते, एक सीमित दायरे में आप हथियारबंद संघर्ष चलाते हैं, तब आप खत्म कर दिए जाते हैं थोक के भाव। देखिए, ये जो धरती है, छत्तीसगढ़ की धरती जो है, वो आदिवासियों की धरती है। यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के मिनरल्स हैं जिसकी लूट जसपुर से लेके बस्तर तक चल रही है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो। फ़र्क इतना है कि भाजपा की सरकार ने इसको बहुत द्रुत गति के साथ में आगे बढ़ाया है और खुलेआम लूट तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ पर की हैं। जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पर लूट मचा रही थी, उस समय यहाँ के मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए, जल जंगल ज़मीन के लिए, उनके सिंचाई के सवाल पर, उनके रोज़गार के सवाल पर, उनके रोजी रोटी के सवाल पर, उनके वेतन के सवाल पर, उनके जीने के तरीके के सवाल पर कांग्रेस शंकर गुहान योगी ने संघर्ष किया और संघर्ष किया, लगातार संघर्ष किया। और ना सिर्फ छत्तीसगढ़, पूरे देश भर के अंदर में उन्होंने अपने इस संघर्ष को एक दिशा दी है। इसलिए उनका संघर्ष और निर्माण का जो एक आइडियोलॉजी था, वो एक यूनिक आइडियोलॉजी था पूरे देश भर के लिए।
लेकिन जब उनकी हत्या की गई इसी छत्तीसगढ़ की धरती पर, तो वामपंथ के जो लोग हैं, जिनको शायद उनके ज़िंदा रहते हैं उनके मजदूर आंदोलन से बड़ी तकलीफ़ होती थी, यही तमाम सीपीएम सीपीआई तमाम लोग जो थे, अगर उस समय वो लोग अगर इस पूरे आंदोलन को अगर दूसरा ढंग से देखते, तो शायद मुझे लगता है कि ये लगता कि आप हर प्रकार के जनवादी आंदोलन के साथ में अपने आप को जोड़ते हैं। ये नहीं हुआ, तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, हमारा मानना है कि सीपीआई इन्हीं कारणों से आज वो राष्ट्रीय दल नहीं रही। सीपीआईएम जो है उसका भी ग्राफ धीमे धीमे घट रहा है। आज हम देख रहे हैं मार्क्सवाद लेनिनवाद आगे बढ़ रहा है, जो और ताकतें हैं वो आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि ऐतिहासिक गलतियां इन्होंने की हैं और देश को भुगतना पड़ा है। इसलिए ऐतिहासिक गलती करने वालों को जनता ऐतिहासिक जवाब देगी, और वे आज जितनी भी ताकत रखते हों, लेकिन कल वे हाशिए पे चले जाएंगी और जनता की नई ताकतें खड़ी होंगी। मैं नई ताकतों के रूप में छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा है, या जन मुक्ति मोर्चा है, या CPIML मास लाइन है, या अन्य तमाम इस प्रकार के ग्रुप्स को मैं देख रहा हूँ कि आने वाले समय में इनका भविष्य उज्जवल है। ये लोग मिलकर के एक बड़ा संघर्ष अगर ये एकताबद्ध ढंग से करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन केवल एक राज्य की सीमा में बंध के नहीं, केवल एक प्रदेश की सीमा में बंध के नहीं। इनको अपने आंदोलन को राष्ट्रव्यापी करना होगा, क्योंकि जब आंदोलन स्थानीय रहेगा तो उसको कुचलना ज़्यादा आसान होगा, लेकिन जब आंदोलन राष्ट्रव्यापी हो जाता है तो उसको कुचलना उतना आसान नहीं होता है। संयुक्त किसान मोर्चा इसका एक उदाहरण है। किसानों के आंदोलन को तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं कुचला जा सका। इनकी लाठीचार्ज, इनकी पुलिस, इनके पैरामिलिट्री सब कुछ करके देख लिया इन्होंने, कम पड़ गई ताकत, और किसानों की ताकत उनके भारी पड़ गई। इसलिए हम चाहते हैं कि जो लोग छत्तीसगढ़ या मध्य भारत या देश के अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं, मेरा मानना है कि उन्हें किसानों और मजदूरों को गोलबंद करना चाहिए, उनकी ताकत पे यकीन करना चाहिए। निश्चित तौर पे वे संघर्षों के माध्यम से नए रास्ते, नए विकल्प का निर्माण करेंगे। वर्तमान समय में आप मजदूर आंदोलन को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, वर्तमान समय में जो मजदूर आंदोलन है वर्ग संघर्ष से दूर है। वे केवल अपने वेतन तक सीमित रहते हैं। मेरा अपना मानना है कि जब तक ये केवल अपने जीवन के सवाल वेतन तक सीमित रहेंगे, समझौते करके अपने नौकरियों को बचाएंगे, तब तक तो इस देश का बहुत भला होने वाला नहीं है। मेरा अपना मानना है कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट को भी क्लास स्ट्रगल के दायरे में लाना होगा। जब तक आप मजदूर वर्ग को वर्ग संघर्ष के लिए तैयार नहीं करते, तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। दुनिया के तमाम सारे देशों में आप देख लीजिए, चाहे बोइंग की हड़ताल हो या अन्य चीज़ें हों, हमें वहाँ से सीखना होगा। और अगर हमने नहीं सीखा तो आज जिन मोबाइल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं मोबाइल के माध्यम से मोसाद का सहारा लेकर के हमारी सरकार हमारे देश का जो एक विपक्ष है, क्रांतिकारी विपक्ष है, उसको बंद कमरों में ख़त्म कर सकते हैं। हमारे साथियों को इस बारे में भी सोचना होगा, और तमाम सारे साथियों को चाहिए कि मोबाइल के ऊपर निर्भरता कम करें, और पुराने तौर तरीके, चाहे भले उनकी गति कट जाए, लेकिन पुराने तौर तरीक़ों से वे आगे बढ़ेंगे तो वे टिक पाएंगे। वे लैंडलाइन का सहारा लें, वे मोबाइल का कम से कम प्रयोग करें। ये मेरी राय है आज के दौर में। कॉमरेड नियोगी जी की हत्या 1991 में की गई है, और आज हम 2024 में उनकी शहादत दिवस को मना रहे हैं। इन 1991 से लेकर 2024 तक के जो एक पूरा लंबा समय रहा है, अगर इस समय नियोगी जी अगर होते तो पूरे आंदोलन को किस रूप में वो महसूस करते हैं? देखिए, आज अगर नियोगी जी होते तो कम से कम CPI CPM और कमज़ोर हुई होती, और एक नई धारा उठ खड़ी होती, जो आज हम JMM या CMM के रूप में देख पा रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि मजबूती के साथ में ये उठ खड़े होते, और आज उसके अंदर 2-3 फाड़ हो गए हैं। मेरा मानना है कि ये सब नहीं होता, क्योंकि
एक जब दूरदृष्टि का नेता नेतृत्व देता है तो टूटन जैसी स्थितियां कम आती हैं, लेकिन जब दूरदृष्टि वाले नेता की हत्या कर दी जाती है तो टूटन बढ़ जाती है, और इसीलिए हत्या की गई कि मजदूर आंदोलन टूट जाए। मतलब एक खाई आप महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, हम एक खाई महसूस कर रहे हैं, और ये जो एक गैप बना है, मेरा अपना मानना है कि एक क्रांतिकारी वामपंथ को इस गैप को भरना चाहिए, अपने व्यापक संघर्षों के माध्यम से भरना चाहिए, जन संघर्षों के माध्यम से भरना चाहिए, क्योंकि जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा को अगर बचाना है तो आपको व्यापक जन संघर्षों में जाना होगा, और कोई रास्ता नहीं है। इस शहादत दिवस में आप छत्तीसगढ़ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा छत्तीसगढ़ की जनता को संदेश है कि वे शंकर बुआ नियोगी जी के सपनों को साकार करने के लिए अलग अलग झंडों, अलग अलग पार्टियों के दायरों को तोड़ करके एक झंडे के नीचे, एक पार्टी के नीचे अगर वे खड़े हो सकते हैं, या एक नई पार्टी सब पार्टियों को मिला करके बन सकती है, तो उसको बनाने की दिशा में आगे बढ़े, क्योंकि हमने देखा दक्षिण भारत के तमाम सारे कम्युनिस्ट ग्रुपों ने उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया और सीपीआई मास लाइन सामने आई। मेरा अपना मानना है मध्य भारत के भी जो तमाम सारे वामपंथी संगठन या वामपंथी पार्टियां हैं, उनको भी एक साथ बैठ करके दिशा में सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, इसी से आगे का रास्ता निकलेगा। अभी वर्तमान में श्रीलंका के अंदर में जो एक परिवर्तन आया है, सत्ता का परिवर्तन आया है, एक लंबे उठापटक के बाद अचानक से वामपंथी पार्टी सत्ता में आई है। ये परिवर्तन पूरा के पूरे इस पूरे एशिया महाद्वीप के अंदर में जो छोटे मोटे देश हैं उस पर और भारत के संदर्भ में क्या आपको लगता है कि कोई असर पैदा करेगा? देखिए, मेरा अपना मानना है कि ये जो श्रीलंका में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि उसका असर दक्षिण भारत के ऊपर जरूर पड़ेगा, क्योंकि तमाम सारे लोग श्रीलंका में भी तमिल भाषी हैं और हमारे दक्षिण भारत में भी तमिल भाषी हैं। मेरा अपना मानना है उनके ऊपर फ़र्क पड़ेगा और वे उससे ऊर्जा लेंगे, मजबूत होंगे। बाकी इस देश को और पड़ोसी देशों, खासतौर से छोटे छोटे देश, भूटान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, इनको भी श्रीलंका से ऊर्जा लेना चाहिए। श्रीलंका में वामपंथी पार्टी की जीत में यहाँ के वामपंथियों द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया या कोई जुलूस, कोई जनता के बीच में खुल के जाना, ये नहीं हुआ जी। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, यहाँ का जो वामपंथ है वो श्रीलंका को बहुत छोटे रूप में देखता है, लेकिन हमारा मानना है कि वामपंथ छोटे रूप में नहीं, अगर किसी जिला के अंदर भी अपना शासन स्थापित कर लेता है, उसको भी मजबूती के साथ में देखना चाहिए। वो तो एक देश के अंदर है, आप अगर एक प्रदेश के अंदर भी शासन स्थापित कर लेते हैं, उसको मजबूती के साथ में देखना चाहिए। एक अंतिम सवाल आपसे, मोदी के इस कार्यकाल को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मोदी जी के इस कार्यकाल को हम ये देख रहे हैं कि फासिज्म की आटें बढ़ती चली जा रही हैं और फासिज्म अपने नंगे रूप में सामने आ रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा कई लोकसभा सीटों पर जितने वोट पड़े थे उससे ज़्यादा वोट निकले और वहाँ पर भाजपा ने जीती। तो निर्लज्ज रूप से फासिज्म आगे आ रहा है और वन कंट्री वन इलेक्शन इसीलिए इन्होंने आगे बढ़ाया, क्योंकि एक ही बार में इस पूरे देश की सत्ता को हड़प लेना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि केरल के अंदर में कोई वामपंथियों की सरकार रहे, वे नहीं चाहते हैं कि देश के किसी अन्य राज्य में कांग्रेस की सरकार रहे, वे नहीं चाहते हैं कि इस देश के किसी राज्य में तीसरी धारा की पार्टियों की सरकार रहे। इसलिए वे इस दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और इसका जवाब एकताबद्ध वामपंथ है, वर्ग संघर्ष है और इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र यादव जी, आपने बहुत संक्षिप्त में और बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत सारे विषयों पर अपनी बेबाकी के साथ में बात को रखा है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में देश के अंदर में एक सशक्त वामपंथ की एकजुटता सामने दिखेगी और इस फासिज्म के खिलाफ में हम एक निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ेंगे। हमारी तरफ से, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता कमेटी की तरफ से, जयप्रकाश नायर की तरफ से आपको क्रांतिकारी लाल जोहार।
लाल सलाम लाल जवाब।